मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। यह मेरा यूनिट 2 पे दूसरा क्लास है। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि इस पीडीएफ में थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम है वो मिशन जेआरएफ 2024 पहले था, अब जो है 2025 कर दिया गया है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो मिशन जेआरएफ कैपिटल में लिखिएगा 2025, वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको होने वाली सभी क्लासों का जानकारी मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ समय समय पर क्यूज किया जाता है। 2 से 3 बार दिन भर में परीक्षा दृष्टिकोण से सभी प्रश्न तैयार किए जाते हैं और हम लोग सभी विद्यार्थियों के हित के लिए जितना यथासंभव हो सकता है क्यूज करवाने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7643007052। आप इस पे हम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं जहां आपको सारी जानकारी विस्तार पूर्वक ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग दूसरा क्लास प्रारंभ करेंगे। दूसरा क्लास जो है वो काल विभाजन एवं नामकरण पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सभी कवियों ने इसका काल विभाजन किया था एवं नामकरण किया था। जो हमको पुस्तक में संकलन मिला उसी के आधार पे हम इसमें रखें। हम किसी भी गाइड का कमो ना के बराबर सहायता ली, इसलिए थोड़ी बहुत अगर आपको अंतर दिखे गाइड और इसमें तो आप कृपया करके बुक में मिला लीजिएगा। पुस्तक आप नगेंद्र से भी देख लीजिएगा, चाहे तो आप बच्चन सिंह को देख सकते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी को देख सकते हैं, या तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक में, क्योंकि इन्हीं चार पुस्तकों को सहायता लेकर के यहाँ काल विभाजन नामकरण एवं किया गया है। चलिए, जॉर्ज ग्रियर्सन सबसे पहले काल विभाजन किया था। इनके जो काल विभाजन किए थे वो टोटल 11 कालों में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने बांटा था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 में बांटा था। तो इनका है कि पहले चारण काल 700 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य किसके अध्याय विभाजन का एक अध्याय है। ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से लेकर 16 तक। मुगल दरबार तुलसीदास। रीति काल सन 1580 से 1692 ईस्वी। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति सन 1600 से 1700। 8वीं शताब्दी सन 1700 से 1800। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, इनका समय है 1800 से लेकर 1857। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887। यह 11 काल विभाजन को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ दिए जाते हैं। मिस्र बंधु ने जो काल विभाजन किया है वह सबसे पहले इन्होंने जो काल विभाजन किया वह प्रारंभिक काल का नाम रखा। प्रारंभिक काल भी कई उप विभाजन किया गया। पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आरंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा इनका अध्याय है मध्यकालिक काल। माध्यमिक काल जो इनका है पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। और तीसरा जो इनका काल विभाजन वह अलंकृत काल के नाम से किया गया। आप एक चीज याद रखिए, अलंकृत काल जो है ये कहीं ना कहीं रीति काल का ही समय आपको इसमें नजर आएगा। पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790। उत्तरालंकृत काल यानी उत्तर अलंकृत काल, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 तक। चौथा जो काल है वह परिवर्तन काल, जिनका समय दिया हुआ है 1890 ईस्वी से संवत विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। वर्तमान काल 1929 से लेकर अब तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया वो 4 कालों में विभाजित किया। पहला नाम है उनका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का भी उसने 2 काल विभाजन किया है। पहला नाम है संधि काल, जिनका समय है संवत 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत। दूसरा है चारण काल, जिनका समय 1000 संवत से 1375 तक। यह काल आप देखिएगा कहीं ना कहीं कमोवेश आचार्य राम शुक्ल के पर आधारित है। अगला है भक्ति काल संवत 1375 से लेकर 17वीं विक्रम संवत तक। रीति काल संवत 1700 से लेकर 1900 तक। आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी काल विभाजन 4 नामों से किया। आदिकाल, जिनका समय दिया, आदिकाल का जो नाम दिए थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही दिए थे, जो सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। समय है सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। भक्तिकाल सन 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल सन 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल सन 1801 से लेकर के अब तक। गणपति चंद्रगुप्त ने जो काल विभाजन किया था, आदिकाल सन 1884 से लेकर 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से लेकर 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से लेकर 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल सन 1857 से लेकर के अब तक। डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से। आदिकाल का जो समय है 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से लेकर के 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल का जो काल विभाजन हुआ है वह 19वीं शती से अब तक। आधुनिक काल को भी कई नाम काल विभाजन किया गया है, जिसमें से पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग कहा, पुनर्जागरण काल जिसको आप भारतेंदु युग भी कहा जाता है, 1857 से लेकर के 1900 तक। जागरण सुधार काल, जिनको द्विवेदी युग के भी नाम से जाना जाता है, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। छायावाद युग 1918 से लेकर 1938 तक। आपको कहेंगे 1918 से लेकर 1936 तक दिखेगा, लेकिन इन्होंने जो समय माना वो 38 तक माना है। अगला है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को भी कई कालों में विभक्त किया है। पहला प्रयोग काल, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद काल, जिनका समय 1938 से लेकर के 53 तक। अब नवलेखन 1953 से लेकर के अब तक। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो काल विभाजन किया है उसमें पहला नाम है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। सन 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 तक। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, सन 1350 से लेकर के 1650 तक। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल भी जिसे कहा जाता है, सन 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल, जिनको गद्य साहित्य भी कहा जा, गद्य काल कहा गया, जिनका समय 1850 से लेकर के अब तक। बचन सिंह ने जो काल विभाजन किया है, पहला उन्होंने नाम रखा भ्रंश काल, फिर है भक्ति काल, फिर है रीति काल और फिर आधुनिक काल। भक्ति काल का जो उन्होंने समय दिया सन 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 तक। रीतिकाल का जो समय दिया है वह 1650 से लेकर के 1857 तक। आधुनिक काल का जो समय दिया है उन्होंने 1857 से लेकर के अब तक। एक नाम और यहाँ लिखना था, जो अगला जब नोट्स अपडेट किया जाएगा तो वहाँ आपको जोड़ दिया जाएगा, इसमें अपडेट नहीं किया गया है। तो आप लोग आचार्य शुक्ल का, यहाँ जो आचार्य शुक्ल ने जो नामकरण किया वो जब हम नोट्स बना रहे थे तो हमको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था उस समय, तो हम उसका नामकरण यहाँ नहीं, आप लोग यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे नामकरण किया उसको जोड़ दिएगा। जब अगली क्लास फिर से यूनिट 2 की होगी तो हम इसको अपडेट करेंगे। अब हमने नामकरण देख लिया, काल विभाजन देख लिया, अब थोड़ा आदिकाल का नामकरण को देखेंगे। चारण काल, चारण काल किन्होंने रखा है? चारण काल ग्रियर्सन ने, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही हैं। प्रथम नाम का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन है। किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो वे 643 ईस्वी से ईस्वी तक पीछे ले गए हैं, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके। अगला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल जो है वह मिस्र बंधु विनोद ने कहा है।
अगला है आदिकाल। आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर रसाल ने कहा। एक देखिएगा अक्सर आपको गाइडों में मिलता है, यह आप मुख्य रूप से हमने जो यह लिया है, यह जो ऑथेंटिक बुक से लिया है कि डॉक्टर रसाल ने आदिकाल कहा, लेकिन आपको कहीं कहीं गाइड में मिलेगा डॉक्टर रसाल का नाम जो है वो जयकाल भी नामकरण किया है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ऑथेंटिक कोई पुस्तक से इसका वास्तविक में इन्होंने क्या माना है। और अगला जो नामकरण है वह है संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल जो है वह उसके जो नामकरण किया किन्होंने किया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। अगला है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल का नामकरण राहुल संकृत्यायन ने किया है। वीर काल, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि प्रारंभिक काल और आरंभिक काल में आप लोग का अंतर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, असमंजस्य क्यों होता है कि आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने माना है कि प्रारंभिक काल माना है, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु विनोद ने माना है कि प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने माना। तो आप याद रखिएगा, आपको प फ ब भ याद होगा, तो प फ ब भ म, यानी प में ही म आता है, तो यह ओष्ठ से प फ पढ़ा जाता है, आप लोग को पता भी होगा। तो प फ ब भ म, प और म एक ही में आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा प्रारंभिक काल मिश्रबंधु विनोद। देखिए जैसे कि यहाँ आरंभिक काल, आरंभिक काल किस में आ गया, गणपति चंद्र गुप्त में, आरंभिक गणपति चंद्र गुप्त, प्रारंभिक किसमें, मिश्रबंधु विनोद में। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। बीज बब्बन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आधार काल सुमन राजे या मोहन अवस्थी ने कहा है। आधार काल किन्होंने कहा है, सुमन राजे या मोहन अवस्थी ने। अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा या बच्चन सिंह ने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह। आरंभिक काल किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। आदिकाल भी डॉक्टर नगेंद्र ने भी आदिकाल इनको कहा है। उद्भव काल किसने कहा, वासुदेव सिंह ने। और संक्रमण काल किसने कहा, राम खेलावन पांडे ने कहा है। यह हो गया आपका नामकरण। अब चलेंगे भक्ति काल का कुछ नामकरण है। तो निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ज्ञानेश्वरी शाखा किन्होंने कहा, शुक्ल ने इसे ज्ञानेश्वरी शाखा कहा। जबकि राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी ने संत का भी कहा है। और लोक जागरण काल किन्होंने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। और भी चीज़ें हमें विशेष रूप से मिली नहीं, और भी चीज़ें मिलेंगी तो यहाँ अपडेट किया जाएगा। अब चलेंगे हम लोग रीतिकाल के नामकरण पे। रीतिकाल का जो नामकरण है उसको रीतिकाव्य, रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा किन्होंने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्रबंधु विनोद ने कहा है। रीतिकाल शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और कला काल रामा शुक्ल रसाल ने कहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम शुक्ल को पुस्तक को पढ़ने के दौरान इसको मिला तो हम यहाँ रख दिए हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार का ही रही। प्रधानता किनका रही, प्रधान रस दोनों में से वीर और श्रृंगार में किसके रही, श्रृंगार का रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह बात कौन कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। उसके बाद अंधकार काल भी इसको कहा त्रिलोचन ने। और उत्तर मध्य काल किन्होंने कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने। अब चीजें जो भी हम मुझे मिलेगी मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ स्पेस छोड़ के रखा हूं। अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रथम कवि, हमने जो पेज छोड़े उसमें बहुत सारी चीज़ें जब हम दोबारा उस चीज़ को पढ़ेंगे, पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलेगी। जब मिलेगा तो मैं उस चीज़ को और ऐड करके इस नोट्स को और ज़्यादा अपडेट करके सुदृढ़ बनाऊंगा ताकि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते चले। अब है कि प्रथम कवि और प्रथम रचना, किसने किसको प्रथम कवि और किसने किसको प्रथम रचना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी को प्रथम कवि माने हैं और इनकी रचना को जो है प्रथम महाकाव्य भी माना है। पृथ्वीराज आसो इनका प्रथम महाकाव्य है। सरहप्पा को राहुल संकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं प्रथम कवि। और इनका सरहप्पा का जो समय है वो
769 ईस्वी है, 769 भी आप लोग याद सकते हैं। शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं? पुष्य दंत या पुंड को। आपको कहीं कहीं या पुष्य या पुंड भी मिलेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। या 7वीं शताब्दी के थे। शालिभद्र सूरी को कौन मानते हैं? गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। इनका समय कब? 1184 ईस्वी है। अगला है विद्यापति। विद्यापति को प्रथम कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। विद्यापति का समय 15वीं शताब्दी है। अब्दुल रहमान को कौन मानते हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इनका समय कब है? 13वीं शताब्दी है। और स्वयंभू को प्रथम कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। इनका समय कब है? 693 ईस्वी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसको मानते हैं? राजा मुंज को मानते हैं। राजा मुंज को मानते हैं। अब एक बात यहां कही गई है, सामान्य रूप से प्रथम कवि यानी सर्वमान्य रूप से प्रथम कवि सरहप्पा और प्रथम रचना श्रावकाचार की रचना देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार, उसको माना गया है। अब अगला है, हम लोग अब अध्याय शुरू करेंगे। पहला है अभ्रंश साहित्य। जब हिंदी साहित्य को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो अभ्रंश साहित्य आता है। आचार्य शुक्ल ने अभ्रंश काल के अंतर्गत अभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है और अन्य को अभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। यह आचार्य शुक्ल की पुस्तक जब पढ़ेंगे वहां मिलेगा आप लोग को। अभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही प्राप्त है। अभ्रंश का प्रचार प्रसार का श्रेय किसको प्राप्त है? जैन को प्राप्त है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यह PYQ का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, यह भी PYQ का प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न बन चुके हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देवसेन ने दब्बशाहो प्यास, जिनका नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहे में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरण किया। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का साहित्य है। यह किनका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। यह राहुल भी कहते हैं, शुक्ल भी और गुलेरी जी का भी यह कथन है। तीनों मिलकर यह बात कहते हैं कि अभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। तो अभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कहा है? तो राहुल, संकृत्यान, शुक्ल और गुलेरी तीनों का नाम आ जाता है। तो देखेंगे परीक्षा दृष्टिकोण से आपको वहां ऑप्शन के हिसाब से सही लगाना है। या अगर आपको इसमें कोई डाउट होता तो कमेंट करके और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। अगर आपको लगेगा कि ऑथेंटिक ये नहीं, आप जो बताएं वो गलत है, ये है, तो आप हमें व्हाट्सएप में जानकारी दे देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ से भी बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ें ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आपके सलाह और मशवरा से ही हम अपने क्लास को और मजबूती दे सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ उन सभी विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो इसमें थोड़ा सा असमंजस्य में होंगे। अगला है कि अभ्रंश हिंदी नहीं है। अभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी प्रवृत्ति अभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए प्रवृत्ति अभ्रंश साहित्य को हिंदी का आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। देखिए, मैं भी एक आप ही के जैसा ही विद्यार्थी हूँ, मैं भी आपसे ही सीखता हूँ। अगर मुझसे कहीं गलती कुछ हो जाए तो आप लोग निस्संदेह पूर्वक उस चीज़ को मुझे आप सलाह दे सकते हैं। इस वीडियो के अंत में कमेंट में भी आप दे सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल कहीं भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि सर यहाँ ऐसे नहीं, या भाई ऐसे यहाँ नहीं, ऐसे होना चाहिए। आप जिस रिश्ते से आप मुझे पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अभ्रंश साहित्य को ही हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से
अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की थी। तो लेखमाला जो पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला कब शुरुआत की थी? 1921 में। किन्होंने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी अपभ्रंश संस्कृत या प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। यह किनका कथन है? गुलेरी जी का। गुलेरी जी अपभ्रंश को दो भागों में बांटते हैं। गुलेरी जी अपभ्रंश को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, पुरानी अपभ्रंश और प्रवृत्ति अपभ्रंश। शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। देखिएगा, यही बात जो हम कहे हुए थे कि शुक्ल, गुलेरी और एक का नाम और आया था, वहाँ आप देखिएगा तो वही चीज में है। क्या 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 गुलेरी का तो हम लोग देख चुके हैं। अब शुक्ल का भी देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी ने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहते हैं, जो बात आपको यहाँ देखने मिला था। एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये वाली बात कि हिंदी अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ये बात शुक्ल वाली पुस्तक से आप लोगों को प्रमाण मिल गया। ये बात राहुल जी कहते हैं, अब कहीं ना कहीं ये गुलेरी जी भी कहते हैं। हाँ, हम लोग यहां तक देख चुके थे कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। पुरानी हिंदी प्राकृता भाष हिंदी है। पुरानी हिंदी किसको कहा जाता है? प्राकृत भाष हिंदी को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी। पुरानी हिंदी किसको कहा जाता है? प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी। हिंदी सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। क्या कहते हैं? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। राहुल जी काव्यधारा 1945, इनका काव्यधारा कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में लिखते हैं कि पुराना अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। देखिए, आपको यहाँ राहुल शंकराचार्य की बातें भी मिल गई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भी मिल गई और शुक्ल की भी यहाँ बातें, टोटल तीनों का यह बात प्रमाणित हो गया। राहुल जी काव्यधारा 1945 ईस्वी में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। अगला है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका कटाक्ष करके कहते हैं, अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी अब नहीं कहता है। यह बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी काव्य भाषा है, यह शुक्ल जी कहते हैं। यह बात पहले भी लिखा हुआ है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर है। राहुल जी ने क्या कहा कि अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर है। अपभ्रंश को मोटे तौर पे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनोत्तर साहित्य। कुबलय माला जो रचनाएं हैं उसके लेखक कौन है? अधोतन सूरी का है। या कुबलय माला किसकी रचना? अधोतन सूरी का है। अब हम लोग अपभ्रंश साहित्य की वो सारी बातें देख लिए जो महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टिकोण से बिंदु हो जाती है। अब हम लोग अपभ्रंश साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण कवियों को देखेंगे, उनके प्रवृत्तियों को हम समझ गए, सब कुछ क्या था नहीं था, कैसे उसको भाषा को लेकर के विवाद हुआ, किस विद्वान ने कैसे कहा। अब उनके कवियों को लेकर के हम चलेंगे। स्वयंभू को सबसे पहले हम देखेंगे। स्वयंभू जो है वो 8वीं शताब्दी के कवि हैं। स्वयंभू कब के कवि हैं? 8वीं शताब्दी के कवि हैं। कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास में विद्यमान थे। कहा जाता है कि स्वयंभू जो था 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे, किनको उनका समय 8वीं शताब्दी माना गया, यानी कि 700 से लेकर के 799 ईस्वी तक के बीच में कभी भी वो होंगे। डॉक्टर जैन का पूरा नाम क्या? देवेंद्र कुमार जैन। अगर डॉक्टर जैन कहीं मिलेगा तो उनका पूरा नाम क्या? डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन। के मतानुसार वे कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे।
वे कहाँ के निवासी थे? कर्नाटक प्रदेश के। उनकी जो प्रमुख रचना है उसमें से सबसे पहले पौंचर्यू का नाम आता है। पौंचर्यू की कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। अभ्रंश भाषा में है। सबसे पहले पौंचर्यू किस भाषा में है? अभ्रंश भाषा में है। राम कथा जैन धर्म की शिक्षा एवं 5 कांडों का वर्णन है। क्या है इसमें? राम कथा है। और दूसरा क्या है? जैन धर्म की शिक्षा एवं 5 कांड का वर्णन है। सीता जी की अग्नि परीक्षा अयोध्या में और बाद में जैन धर्म अपना लेती। इसमें जो है राम कथा में जो वर्णन है कि सीता माता जो अग्नि परीक्षा दी उससे वह हिंदू धर्म से बहुत क्षुब्ध होकर के बाद में जैन धर्म अपना लेती, ऐसा यह पौंचर्यू में लिखा हुआ है। अगला है स्वयंभू को अभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता और व्यास भी कहा जाता है। इस रचना को त्रिभुवन ने पूरा किया। पौंचर्यू की जो रचनाएं थी उसको किसने पूरा किया है? तो त्रिभुवन ने पूरा किया। उनके जो पुत्र थे वो त्रिभुवन थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो को जलहन जो उनके पुत्र थे पृथ्वीराज चंद्रवर्दाई के पुत्र जलहन उन्होंने पूरा किया, उसी प्रकार पौंचर्यू की रचना को किसने पूरा किया? तो त्रिभुवन ने पूरा किया। पौंचर्यू प्राकृताभास में है, हम लोग अब देख चुके हैं। विमल देव पौंचर्यू जो आज एक सेकंड एक देखिएगा कि पौंचर्यू यहाँ जो स्वयंभू के द्वारा लिखा गया वो अभ्रंश भाषा में है और एक और पौंचर्यू आपको मिलेगा वह प्राकृताभास का जो लिखा हुआ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ वह विमल देव सूरी का है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, अक्सर इस चीज़ को गाइड में नहीं देगा, परीक्षा में कभी पूछ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूजन कर जाएंगे। रिठोमणिचर्यू कृष्ण कथा इसमें है। स्वयंभू छंद है। अब पंचमी चर्यू स्वयंभू के संबंध में और कुछ बातें कि ये जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है। यह जैन परंपरा का यानी जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि किसे माना गया? तो जैन कवियों में सबसे पहला स्थान स्वयंभू का आता है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अभ्रंश का कालिदास कहा है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को कैसा भाषा कहा है? देसी भाषा कहा है। हेमचंद्र का समय जो है 1088 ईस्वी मिलेगा। यह जो थे वो जैन आचार्य थे। कैसा थे? वो जैन आचार्य थे। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण, इनकी जो रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, यह क्या एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्रव्य श्रय काव्य की भी रचना की जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्रव्यश्रय काव्य की भी रचना की है जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्रकृत काव्य भी है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन यह प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृत भाषा का में लिखा गया प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। यह देखिएगा काफी महत्वपूर्ण यह होता परीक्षा दृष्टिकोण से कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन यह प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। कुमारपाल चरित में गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल का वर्णन है और इनका जो अन्य ग्रंथ है वो कौन है? योग शास्त्र, छंदानुशासन, द्रव्यश्रय काव्य, देसी नाममाला कोश और पांचवा जो है वो नहीं मिला। अगर आप लोग को कोई इसमें मिले तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे और कोई रचना जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो छूट गया हो। इसे प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इसे प्राकृत का पाणिनि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाणिनि के द्वारा जो सबसे पहले व्याकरण रचना की थी, दूसरी जो व्याकरण रचना थी इन्होंने ही किया था व्याकरण की रचना, इसलिए इसे प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अगला है पुष्यदंत। 10वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। कहीं आपको संवत 1029 दिखेगा। ये वे शैव थे किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरूप से जैन हो गए। पुष्पदंत के विषय में क्या कहा जाता है कि ये सबसे पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता जिसके आश्रय में रहते थे, आश्रय मतलब किसी के अंडर में रहना, दाता जो देता हो, जिनके आश्रय में आप रह करके कुछ ले रहे हो उनसे, जिससे अपना जीवन यापन कर रहे हो, उसे आश्रयदाता कहता है। तो आश्रयदाता के का अनुरोध से क्या हो गए? जैन हो गए। इनकी जो रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा, नय कुमारचर्यू,
जिन नए कुमार चरियू का नाग कुमार चरित भी कहीं कहीं देखने मिलता है। जसहर चरियू का कहीं कहीं नाम आपको यशधर चरित्र भी मिलेगा। यशधर चरित्र, यश यो है, यशधर चरित्र है, ठीक है। शुक्ल ने इनके दो अन्य ग्रंथ का उल्लेख किया है। शुक्ल ने इनके और दो अन्य ग्रंथ का उल्लेख किया है। पहला है आदि पुराण, दूसरा है उत्तर पुराण। दोनों ग्रंथ जो है किसमें है, वह चौपाई में है। जसहर चरियू भी चौपाई में, जसहर चरियू जो उनका वो किस भाषा में, चौपाई में है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई थी। इनकी रचना किस उद्देश्य से हुई थी, धार्मिक उद्देश्य से हुई थी। पुष्पदंत ने साहित्यिक रचना शुद्ध धार्मिक भाव से किया था। पुष्पदंत ने साहित्यिक रचना क्या कहता, शुद्ध धार्मिक भाव से किया था। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था, क्या कहते हैं, भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की है। यह कहा है, महापुराण के प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है। स्वयं को पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु काव्य अलंकार, स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी हैं। उन्होंने स्वयं को, उन्होंने अब खुद को कौन कौन सी उपाधियां दी, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां दी है। डॉक्टर भयानी ने उन्हें अवरंश का भवभूति कहा है। डॉक्टर भयानी ने उन्हें अवरंश का क्या कहा, अवरंश का भवभूति कहा है। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी का जननी माना है। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें क्या कहा है, भाखा की जड़ कहा है। अगला जो रचना है वह धनपाल है। धनपाल 10वीं शताब्दी के रहे हैं, 10वीं शताब्दी के हैं। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। मुंज कोई राजा थे, धनपाल को उन्होंने क्या, सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की, जो एक अलौकिक चरित काव्य, जो क्या है, एक अलौकिक चरित काव्य भविष्यत कहा। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर यकूबी ने किया था। यह प्रश्न पूछा गया है, काफी पीवाई की दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। भविष्यत कहा का संपादन किसने किया था, डॉक्टर याकूबी ने किया था। इस रचना में मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। इस रचना में मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस रचना में गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहु विवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। भविष्यत कहा जो एक रोमांटिक काव्य है। भविष्यत का एक ऐसा काव्य है, वो रोमांटिक काव्य है। ये सब चीज़ें आपको मूल पुस्तक पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको गाइड में नहीं मिलेगा। ये आपको बच्चन सिंह वाली पुस्तक में मिलेगी, या डॉक्टर नगेंद्र हो सकता है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी या शुक्ल, कहीं से भी आपको दिया जा सकता होगा। कहीं से हम नाम एग्जैक्ट नहीं लिखे कि हमने कहाँ से इसको लिया है। अब अब्दुल रहमान में चल जाए। अब्दुल रहमान को कई बार अदमान भी नाम लिख देता है, कहीं कहीं अब्दुल रहमान भी मिलेगा। इनका जो समय जो 12वीं शताब्दी है। संदेश रासक, इनकी जो रचना है वो उसका नाम क्या है, संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। मुल्तान के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, मुल्तान के रहने वाले थे। यह जो संदेश रासक है वह पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। यह पहला कैसा है, धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। द्विवेदी जी ने संदेश रासक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद्र को इसके बाहर कर देते हैं, यानी कि हेमचंद्र को आदिकाल से वह बाहर कर देते हैं।
जिनदत्त सूरी, अगला कवि कौन है? जिनदत्त सूरी। इनका जो रचना है उपदेश रास रसायन रामायण, उपदेश रसा रसायन रास, उपदेश रसायन रास, इनका पूरा पुस्तक का नाम क्या? उपदेश रसायन रास। यह कब के समय के हैं? तो 1114वीं ईस्वी के यह जो है जिनदत्त सूरी हैं। इसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम एवं परिवर्तन ग्रंथ माना जाता है। इसे क्या होता है? जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम एवं परिवर्तन ग्रंथ माना जाता है। यह अभ्रंश भाषा में, किस भाषा में? अभ्रंश भाषा में है। यह 80 पदों का गीत काव्य रास लीला के नृत्य गीत काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसका समय 1184 के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। जोयेंदु, जिसे एक योगींद्र भी कहा जाता है, 6ठी शताब्दी के कवि जोयेंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। 6ठी शताब्दी के कवि जोयेंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। अभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। अभ्रंश से क्या होता है? दोहे की शुरुआत मिलती है। इनकी जो परमात्मा प्रकाश योग सार, यह रचना जोयेंदु को कौन कौन सी रचना? परमात्मा प्रकाश PYQ में पूछा भी गया है। योग सार। अब है मुनि राम सिंह, मुनि राम सिंह, इनका समय 11वीं शताब्दी है। राम सिंह को अभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। इनकी जो रचना है वो पाहुड़ दोहा है। इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। अब अभ्रंश काव्य से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लोग देख लेंगे। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़ियां बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को क्या? पधड़ियां बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। कुमारपाल प्रतिबोध, जिनका समय है 1114 में, कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ सोम प्रभाष सूरी का है। प्रबंध चिंतामणि का समय कब है? प्रकाशन में 1304 ईस्वी। ग्रंथ जैनाचार्य मेरुतुंग का है। प्राकृत पेंगलम का संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। किसका? प्राकृत पेंगलम का। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की। वह इसके रचयिता सारंगधर को माना। इसके रचयिता किसको माना? सारंगधर को। जबकि राहुल संकृत्यान ने इसके रचनाकार किसको माना है? जज्जल को माना है। सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पदकोश है। सारंगधर की एक रचना है सारंगधर पद्धति, वह क्या? संस्कृत का पदकोश है। बच्चन सिंह ने सारंगधर को कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। चरित्र काव्य के संबंध में आचार्य द्विवेदी का मत है। क्या मत है आचार्य द्विवेदी का? इन चरित्र काव्यों के अध्ययन से प्रवृत्ति काल के हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास की कवि कौशल आदि की कहानियां बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास का अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रशस्ति मेघ जाल की तरह व्यापक है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अब हम लोग सिद्ध को देखेंगे। सिद्ध के सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। क्या है? सिद्ध बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचे थे। ये बिहार से लेकर के असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे।
बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को उजाड़ दिया। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? दोनों स्थानों को उजाड़ दिया। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा नाम से सन 1917 ईस्वी में निकाला था। सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था थी। सिद्ध अपने बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे, संध्या भाषा कहते थे। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मद तथा स्त्रियों के विशेष वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मद तथा स्त्रियों का विशेषता डोमनी रज की आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग हो जाता है। बौद्ध धर्म का वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। निर्वाण, बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है उनके 3 अवयव ठहराए गए हैं। पहला है शून्य, विज्ञान और महासुख। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, तांत्रिक बौद्ध साहित्य या सिद्ध साहित्य भी कहते हैं। इनका समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक है, 13वीं शताब्दी तक। इनके साहित्य के संपादन का कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया था। बाद में हरप्रसाद शास्त्री ने किया, जो इनकी पांडुलिपियां नेपाल से मिली थी। इनकी पांडुलिपि कहाँ से मिली थी? नेपाल से। पहले इसको जो है बेंडल ने किया था, बाद में इसको हरप्रसाद शास्त्री ने इसका संपादन किया। 1928 ईस्वी में मोहम्मद शाहिदुल्लाह ने ला शाह मिस्तोलोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सहरपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रबोध चंद्र बागची द्वारा तिल्लोपा, सरहप्पा, कन्हप्पा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश नाम से छपवाया। राहुल जी ने तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए। उनके चर्या पदों और दोहा को हिंदी काव्य धारा शीर्षक से संपादित किया। पता, राहुल जी ने जो सिद्ध साहित्य कहाँ से लाए थे? तिब्बत से लाए थे। यही सिद्धों के काल लाए हुए के कारण इन्होंने अपना जो नामकरण किया वो सिद्ध साहित्य और चारण काल को सिद्ध साहित्य और चारण काल यहीं से उन्होंने नामकरण किया था। सिद्ध सामंत काल जो उन्होंने किया था, चारण काल नहीं, वो तो रामकुमार वर्मा का। सिद्ध सामंत काल जो है आपको यहाँ से तर्क, क्यों उन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम रखा था, यहाँ सबको तर्क मिल जाएगा। वज्रयान शब्द हिंदू विचारक पद्धति से लिया गया है। हजारीप्रसाद द्विवेदी वज्र पानी को यक्षों का एक देवता मानते। वज्र इंद्र का आयुध था। वज्र आप देखेंगे इंद्र का जो शस्त्र था वो आप देखेंगे कंकाल की तरह दिखेगा। एक सीधा सा कंकाल है, उसमें दोनों तरफ से मोर की तरह दोनों पंख निकले हुए डंट रहते हैं। जो उनका वज्र जिसको कहते हैं, उनका जो अस्त्र था उसी को वज्र कहते हैं। उसमें शत्रु विनाश करने की शक्ति थी। वज्र को मणि भी कहा जाता है, जो ऐश्वर्य का बोध तथा एक ऐश्वर्य का बोधक था। एक नाम असीम भी था। इनका एक और नाम क्या था? असीम भी था। बाद में वज्र का अर्थ बौद्ध में शून्यवाद हो गया। बुद्ध को वज्रसत्व की संज्ञा मिली। अब वामाचार क्या है इसको समझेंगे। इसके मूल में स्त्री पुरुष के आबाधित असामाजिक संभोग है। इसका पौरोहित्य नीच जाति की स्त्री करती है, जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता है। साध्य है, महासुखवाद है अथवा संभोग की चरम परिणति है। संभोग की चरम परिणति, जब हमें संभोग के दौरान स्खलन की स्थिति आती है उसे ही चरम परिणति कहा जाता है। भुवनेश्वर के पुरी में और खजुराहों के मंदिर कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों ना हो, इसे महासुखवाद का प्रतिबिंब है। इसलिए नाथों ने महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किया। अब योगिनी कौन कौन थी? योगिनी मुख्य रूप से पुस्तक में 3 ही मिलता है, लेकिन आप गाइड में देखेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। पुस्तक में मूल दिया इसलिए हम 3 ही रखें, फिर इसको और भी पुस्तक पढ़ेंगे और वहां एक और नाम मिलेगा तो उसको उसमें ऐड करेंगे। पहला है मणिभद्रप्पा, कनखलप्पा, लक्ष्मीकरा।
चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास आप लोग को सिद्धों के कवियों से शुरू करेंगे। मैं आप लोग को क्लास समाप्त करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन जेआरएफ 2025, देखिए कहीं लिखा होगा मिशन वाटरमार्क से लिखा हुआ मिशन जेआरएफ 2024 लिखा हुआ, जबकि यहाँ 2025 होना चाहिए था। मैं इसका सुधार कर लूंगा। आप लोग मिशन जेआरएफ 2025 के नाम से खोजेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, सारा कैपिटल में होगा। और यहाँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जहाँ आप नोट्स वगैरह की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 7643007052। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ देंगे, टेलीग्राम वगैरह का लिंक आपको दे देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। अगर इसमें आपको कोई त्रुटियां दिखती है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से, या इस क्लास को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसका आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो इस क्लास को और बेहतर आप लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। और सभी सदस्यों का हमारे ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में स्वागत है। जय हिंद।